नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। मैं लेकर हाजिर हूँ प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की लिखी निठल्ले की डायरी का पहला चैप्टर, शिवशंकर का केस। सुबह उठा तो कल का संकल्प याद आया। खुद चाहे कुछ करूँ या ना करूँ, पर दूसरों के काम में दखल ज़रूर दूंगा। लोग अपने काम में दखल नहीं देने देते। जब तक आप उनका भला न करने लगें, दखल देने के लिए भला करना ज़रूरी है। मैं भला करने के लिए व्याकुल हो उठा। बाहर निकला तो चबूतरे पर काका पालथी मारे बैठे दिखे। वे एक आंख बंद करके बड़ी एकाग्रता से मूंछ के सफ़ेद बाल उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक झटका बाल को देकर उन्होंने चुटकी देखी और बोले, हस साला बच गया। वे फिर एक आंख बंद करके चुटकी में बाल को पकड़े रखे कि सड़क की तरफ उनकी नज़र गई और वे दूसरे काम में लग गए। ये लड़के, कुत्ते को पत्थर क्यों मारता है? वह काट खाएगा ना। अरे, इधर साइकिल क्यों टिकाते हो? यह चबूतरा है कि साइकिल स्टैंड? मेरी तरफ देखा। बोले, कहाँ चल दिए? मैंने कहा, काका मैंने तय किया है कि दूसरों का भला करूँगा। काका बोले, और अपना भला कब करोगे? अरे, जो अपना ही भला नहीं कर सकता वह दूसरों का क्या भला करेगा? वह जानता ही नहीं है कि भला क्या होता है। देखता नहीं है जितने जनता के सेवक हैं सबके घर भरे हुए हैं। क्यों? क्यों माल बटोर रखना है उन्होंने? इसीलिए कि अपने पास धन होगा तभी यह समझ में आएगा कि धन का क्या महत्व है, और तभी निर्धन जनता की हालत सुधारने की स्फूर्ति पैदा होती है। मैंने कहा, मगर मैंने तो सुना है कि अपना सर्वस्व त्याग कर दूसरों का भला किया जाता है। काका बोले, गलत सुना है बेटा। तूने सुना होगा पर मैंने तो देखा है। सेवक जी को जानता है, जिनकी चौक में तिमंजली इमारत बनी हुई है। आज़ादी की लड़ाई के ज़माने के नेता हैं वे। तब वे गरीब किसानों और मज़दूरों के जुलूस निकाला करते थे और नारे लगवाते थे, इनकिलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। अभी एक दिन किसान मजदूर ने उन्हें घेर लिया और कहा, सेवक जी, आप हमसे नारा लगवाते थे, इनकिलाब जिंदाबाद, उजड़े घर होंगे आबाद। तो इनकिलाब हो गया, मगर हमारे घर तो वैसे के वैसे ही हैं। वैसे ही गंदे झोपड़े और कमरों में हम अभी भी पल रहे हैं। सेवक जी ने शांति से बात सुनी और कहा, अरे, तुम लोगों को बड़ी गलतफहमी हो गई। वह नारा तो मैंने अपने घर के बारे में लगवाया था, और तुम देख ही रहे हो कि मेरा वह तिमंजिला मकान खड़ा हो गया है। तुम क्या यह समझते थे कि वह नारा तुम्हारे घरों के बारे में था? तो हातिम साहब, पहले अपना, बाद में दूसरे का। भगवान ने अपने लिए पहले गरुड़ का इंतजाम कर लिया, तब मनुष्य की सवारी के लिए घोड़ा बनाया। तब कहीं अभी हाल में 40 साल पहले आदमी को हवाई जहाज बनाने दिया। तुम शायद यह विश्वास करते हो कि कबीर महात्मा थे, त्यागी थे। वे खुद भूखे रह जाते थे पर दूसरों को खिला देते थे। तुम उन्हें समझे ही नहीं। वह इतने बुद्धू नहीं थे जितना तुम उन्हें समझते हो। उनका दोहा है, साईं इतना दीजियो जाम में कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। जरा गौर करो, कितनी चालाकी से भरा दोहा है यह। पहले तो उन्होंने कुटुंब का इंतजाम कर लिया, फिर अपना, मैं भी भूखा ना रहूं, और इसके बाद बचे तो साधु ना भूखा जाए। मतलब अपने और परिवार के बाद उन्होंने साधु की याद आई, और तुम कहते हो वे खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाते थे। काका ने फिर एक हाथ बंद किया और सफ़ेद बाल को चुटकी में पकड़ा। मैंने उनकी व्यस्तता का फ़ायदा उठाया और खिसक लिया। सोचा, इस मोहल्ले में सबसे असहाय वह मौसी हैं जो बूढ़ी हैं, बीमार हैं और अकेली हैं। उसका भला करना चाहिए। मैं मौसी के घर पहुंचा, पुकारा, मौसी। मौसी कड़काई, कौन है रे? मौसी। ज्यों ज्यों मौसी बूढ़ी और बीमार होती गई हैं, त्यों त्यों निर्मम और कर्कश होती गई हैं। ममता भी शक्ति के साथ चली जाती है। निर्बल का क्या प्रेम, क्या ममता और क्या सहानुभूति। मैंने कहा, चल तुझे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। उसने कहा, अरे, अब क्या डॉक्टर के पास जाऊँ? अब तो भगवान के पास ही जाऊँगी बेटा। मैंने कहा, मौसी, क्या तू जीने से बिल्कुल ऊब गई?
मौसी ने कहा। हाँ रे, अब तो जल्दी मौत आ जाए तो ठीक रहे। मैंने कहा। तो मौसी ला, मैं तेरा गला घोंट देता हूँ। मौसी भन्ना उठी। तेरे मुंह में आग क्यों नहीं लगती रे? मैंने कहा। नाराज ना हो मौसी, मैं तो तेरा भला करना चाहता हूँ। घुटवाने में तकलीफ हो तो जहर ला देता हूँ। अब मौसी मुझे गाली देने लगी। मैंने कहा। मौसी, न तू जीना चाहती है, न मरना, न दवा खाती है, न जहर। आखिर मैं तेरा भला किस तरह करूं? मौसी टर्राई। मैं ही मिली हूं तुझे भला करने को? इतने लोग पड़े हैं, उनका भला क्यों नहीं करता? मैंने मौसी को छोड़ा, गणेश बाबू के पास पहुंचा। गणेश बाबू, आप कह रहे थे कि आपकी तरक्की रुकी हुई है। चलिए सेक्रेटरी से करवा देता हूँ। तरक्की तो पिछले महीने हो चुकी, सत्यनारायण कथा भी हो गई। तो एक तरक्की और दिला देता हूँ। इतनी जल्दी जल्दी तरक्की नहीं होती भाई। वाजपेयी जी के पास पहुंचा। वाजपेयी जी, आपके बच्चों को स्कूल में भर्ती करा दूं? आप किस दुनिया में रहते हैं बरखुरदार? भर्ती तो जुलाई में हो चुकी, यह अगस्त का चौथा हफ्ता है। कोई ऐसा नहीं मिला जिसका भला मैं कर सकूं। घर लौट आया। अब मुझे समझ में आया कि लोग स्वार्थी क्यों हो जाते हैं। वे दूसरों का भला करना चाहते हैं, पर कोई उनसे भला कराने को तैयार नहीं होता। निराश होकर वे अपना भला करने लगते हैं। लोग उनकी निंदा करते हैं, पर वे दया के पात्र हैं। वे मजबूरी में स्वार्थी हो गए हैं। मोहल्ले में शायद खबर फैल गई थी। दोपहर को एक आदमी आया और बोला, सुना है आप किसी का भला करने के लिए सवेले से विकल हैं। पर कोई फंस नहीं रहा है। मैं अपना भला कराए लेता हूँ। कितने रुपए देंगे? मैंने कहा। रुपए तो मेरे पास है नहीं। तुम चाहो तो भला कराकर मुझे 5 जूते मार लेना। उससे सौदा नहीं पटा। आखिर तीसरे पहर शिवशंकर बाबू आए। उनका विकास शहर में दिखता है। 1 से 3 मकान हो चुके हैं। मिसेज शिवशंकर का भी खूब विकास हुआ है। कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। जायदाद की जांच होती है तो शिवशंकर कह देते हैं ससुराल की तरफ से मिली है। न जाने ऐसे ससुर किस कोने में रहते हैं जो जिंदगी भर किश्तों में दहेज देते हैं। और वे हमेशा सरकार के कुछ महकमों के अफसरों को ही क्यों बेटी ब्याह देते हैं। शिवशंकर बाबू ने कहा, आप भला करना चाहते हैं ना, तो मेरा भला कीजिए। मेरा तबादला एक बहुत ख़राब जगह हो गया है। मुझे किसी अच्छी जगह भिजवाइए। मैं बहुत खुश हुआ और शाम को बड़े साहब के बंगले में पहुंच गया। वे लॉन में खड़े थे, दोनों हाथ पतलून की जेब में डाले थे। मैंने पूछा, आप लोग पतलून की जेब में हाथ क्यों डाले रहते हैं? साहब ने कहा, हाथ इतने गंदे होते हैं कि उन्हें छिपाए रहते हैं। वे डूबते सूरज को इस तरह देख रहे थे जैसे वह उनका चपरासी हो। उन्होंने आसमान को ऐसे देखा जैसे वह उनके सामने एक लड़की का इंटरव्यू देने आया हो। मैंने कहा, आप खुलकर फूल क्यों नहीं तोड़ते? खुलकर उसे क्यों नहीं सूंघते? साहब ने जवाब दिया, कई सालों का ऐसा अभ्यास पड़ गया है कि अपने ही बगीचे का फूल तोड़ते जी धड़कता है। कैसा लगता है? अरे ऐसा लगता है जैसे पौधे से घूंस ले रहे हैं। उनके मुख पर चौसक मुस्कान आ गई। कहिए क्या काम है? मुझे आपने पहचाना नहीं? नो, आई डोंट रिमेंबर। पिछले साल आपका एक स्कैंडल अखबार में छपने आया था जिसे मैंने रुकवाया था। कैसा स्कैंडल? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। पिछले साल मेरी गली के कुत्तों ने आपको देखकर भौंकना बंद कर दिया था। वे फोटो और चिट्ठियाँ अभी भी मेरे पास रखी हैं। अब उन्होंने मुझे एकदम पहचान लिया। फिर चेहरे पर मीठी मुस्कान आ गई। उपदेश, अगर चाहते हो कि कोई तुम्हें याद रखे तो उसके दिल में प्यार पैदा करने का झंझट ना उठाओ। उसका कोई स्कैंडल मुट्ठी में रखो, वह सपने में भी प्रेमिका के बाद तुम्हारा चेहरा देखेगा। उन्होंने हाथ मिलाया, मेरा नाम बताया, अपने पास कुर्सी पर बिठा लिया। चेहरे पर फिर मुस्कान, चौकस। 1/100 किलोमीटर का भी फर्क नहीं, चश्मे की तरह पहनी हुई। मैंने पूछा, यह किस दुकान पर मिलती है? क्या यही मुस्कान चश्मे की दुकान पर मिलती है कि जनरल स्टोर में? यह तो हम लोगों को सरकार की तरफ से सप्लाई होती है। 10-12 तरह की होती है। पहली मुस्कान जो मैंने आपको दी थी -1 नंबर की है। वह टालने के काम आती है। 2-4 मुझे मिल सकती हैं। हाँ हाँ, जितनी चाहिए स्टोर से निकलवा दूंगा। क्या दाम लोगे?
कुछ नहीं, मेरे हैंड क्लर्क के बच्चे भी तो आखिर दफ्तर के फॉर्मों पर स्कूल का कच्चा काम करते हैं। फिर भी आपको मुस्कानों का हिसाब तो रखना पड़ता होगा। तो क्या हुआ, राइट ऑफ कर दूंगा, लिखा दूंगा 6 मुस्कानें सड़ गईं। मुझे शिवशंकर के तबादले की बात करनी थी। एकदम से यह बात छेड़ देना ठीक नहीं। पहले कुछ यहाँ वहाँ की बातें करके फिर धीरे से शिवशंकर की बात भी कर लूँगा। मैंने कहा, ये जो समाजवादी विकास योजनाएं चल रही हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग चल रहे हैं, इनसे देश की हालत में कितना परिवर्तन हो रहा है। साहब बोले, देश में भारी परिवर्तन हो रहा है साहब। देखिए ना, कपूर फाइनेंस में चला गया, करेला का होम में तबादला हो गया, शर्मा एजुकेशन में चला गया, रस्तोगी रस्तोगी डिस्ट्रिक्ट में चला गया, वर्मा फिर एक्साइज में लौट आया। मैंने कहा, मेरा मतलब है देश की हालत में कुछ खास परिवर्तन हुए हो तो बताइए। साहब बोले, हाँ हाँ, खास ही बता रहा हूँ। राय लीव पर चला गया, श्रीवास्तव की इंक्वायरी हो रही है, किसी से कहिएगा नहीं। भगत अभी फॉरेस्ट में गया है, बंदोबस्तकर को स्पेशल ड्यूटी पर भेज दिया, सिंगर डेवलपमेंट में चला गया, पीके ट्रांसपोर्ट में गया, रेवेन्यू में कश्यप फिर आ गया, शंकर जीएडी में चला गया। मैंने और निश्चित सवाल किया, इस बीच देश की हालत में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। साहब बोले, सुधार? हालत बिगड़ी है भाई, आपको मालूम नहीं, सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया। साहब उदास हो गए। अपने पपीते के पौधों को देखकर बोले, यह पपीता बाद में लगाया था, पर यह पहले वाले को सुपरसीड कर गया। मैंने कोशिश की कि इनका ध्यान इस दुखद प्रसंग से हटाऊं। मैंने कहा, यह बताइए कि देश की इस साल की सबसे बड़ी घटना कौन सी है। वे बोले, यही, सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया है। उन्हें सुख देना मेरे वश के बाहर की बात थी। आखिर मैंने शिवशंकर के तबादले की बात की। साहब ने कहा, कहाँ तबादला करना है। फला जगह सीएम का भांजा है, फला जगह ईएम का साला है। मैंने पूछा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ किसी का कोई नहीं हो। साहब बोले, हाँ एक जगह है, और वहीं तो यह शिवशंकर है। मैं घर लौट आया। शिवशंकर का भला भी मेरे हाथों नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया। पहला पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगला कर फिर लेकर हाजिर होंगे। आप बने रहिए यूं ही हमारे साथ।